नमस्कार। आज का विषय हमारा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यहाँ पर आचार्य भाष्यकार जी के अनुसार किम किम विचार्यते प्रकृत सूत्रे एतत् सर्वं मया अत्र प्रतिपाद्यते। यथा कि अत्र आस्य शब्द से को अभिप्राय कि ततः पूर्वं प्रतिपादितं यत् कि अत्र तुल्यं तुल्यास्य प्रथम सवर्णम अत्र विग्रह प्रदर्शकम कथम अतः तुल्यास्य प्रयत्न पदार्थस्य किम निरूपणम कि तुल्या संमितमिति तुल्यम या आस्यम च प्रयत्नस्य आस्य प्रयत्नम तुल्यास्यम प्रयत्नम च सवर्ण संज्ञम भवति कि तुल्यम आस्य तुल्यास्यम तुल्य प्रयत्नम च सवर्ण संज्ञम भवति के। ठीक है, अत्र तुल्य शब्द तुलिका वाचक है। तुल्य शब्द कस्मिन् अर्थे युज्यते? तुलिकायाम अर्थे युज्यते। ठीक है, तो तुलिका अर्थे युज्यते कथम? अत्र उच्यते कि तुलिका अर्थात तराजू। हिंदी भाषा में कुछ मया उच्यते कि तराजू कहते हैं तुलिका को, जो तोलने का जो साधन होता है उसे हम तुलिका कहते हैं। तथा अनंतरम पुनः उच्यते कि पुनः आस्यम पद से को अर्थ है कि कह रहे कि यहाँ पे आस्य पद को किसको लेंगे? मुखम। किम मुखम, क्या आप मुख को लेंगे? कह रहे कि अर्थ तत्र भवम तालवादिकम स्थानम इति प्रश्न है। आपका प्रश्न जो है वो तालु आदि स्थान को लेकर के है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही थी कि पुनरास्यम इसमें तो कह रहे कि यहाँ पर जो हम आस्यम की जो बात कर रहे हैं लौकिकम आस्यम। लौकिकम आस्यम से क्या अभिप्राय है कि जो लोक में प्रयोग होने वाला, जैसे लोक में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ओष्ठात प्रभृति प्राक काकलात, जो कि हमारे ओष्ठ भाग से काकल पर्यंतम यावत, ठीक है, वहां तक जो स्थान जाता है वो कहलाता है लो आस्य। वहां तक का वो मुख कहलाता है आपका आस्यम कि लौकिकम, यदि लोके भवयमि लौकिकम। ठीक है, लौकिकम आस्यम के कह रहे हैं। लौकिकम आस्यम किसे कहेंगे? जैसे कि पशु अपत्यम देवता इत्यादिवत प्रसिद्धम इत्यर्थ है। जैसे कि आपने देखा पशु इत्यादि जो शब्द होते हैं, पशुओं का भी मुख होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर कहते हैं कि आचार्य कैयट कहते हैं कि जिस प्रकार से उसमें जो शब्द होंगे आपके, जो इसमें जो शब्द है कि लौकिकम, लौकिकम का मतलब यहाँ लौकिकम इति किम, कि लौकिक का मतलब जो लोक में प्रचलित हो। लोक में कैसे प्रचलित है? पशु, पशु में कौन कौन आता है? अपत्यम देवता इत्यादि इत्यादि मतलब। हाँ जी बताइए। हेलो 15 किलो खरीद। हेलो, क्या हो गया? ओके, तो यहाँ पर क्या है? पशु, पशु अपत्यम देवता इत्यादि वत प्रसिद्धम भवति। जैसे कि पशु शब्द है, अपत्य है, देवता इत्यादि जो वत, इनकी प्रसिद्धि है। यद्यपि तालवादिकम अपनी लौकिकम आश्यम, कह रहे कि तालु आदि भी लोक में प्रसिद्ध हैं, तथा तथापि तत्र योग वसात आस्य शब्दो वर्तते झटिति न तत् प्रसिद्धम इति मुखम प्रसिद्धत्वात् लौकिकम उक्तम। कह रहे हैं कि संसार में जो है तालवादी स्थान भी हैं, लेकिन उनका योग वसात का मतलब आलस्य वसात कोई व्यक्ति इस आस्य शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, झट से कोई प्रयोग नहीं करते हैं, केवल मुख से ही वो उसको चीज को जानते हैं। ठीक है, ये इनका कहना है। कह रहे कि तस्यैव च प्राथम्यात ग्रहणम युक्तम इत्यर्थ। कह रहे कि उसी को ही हम प्रथमतया से उससे ग्रहण, प्रथम सर्वप्रथम जिसका जो हम ग्रहण करते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? इसको हमने यहाँ ग्रहण किया है। जैसे कि ओष्ठात प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जहां ओष्ठात प्रवृत्ति दिया है, यहाँ पर ओष्ठ काकल प्रदेशम काकलकम किम काकल नाम नाम ग्रीवायाम उन्नत प्रदेश है। दादा ग्रीवा गर्दन से लेकर के जो ऊंचा वाला जो भाग होता है हमारे पीछे, देखिए गर्दन है, उसके अंदर ऊपर का जो भाग होता है कुछ थोड़ा हल्का सा, तो वहां पर एक काकल प्रदेश उसके लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तद्धितांत में भी लौकिकम है न वैदिक इत्यत आह की पशु रीति। कह रहे कि यहाँ पर जो तद्धितांत शब्द को लिया गया है ना कि लौकिक को लिया है, लौकिक शब्द का यहाँ कह रहे हैं। फिर आगे के ग्रंथकार कहते हैं कथम पुनराश्यम, कथम पुनराश्यम पुनः आश्यम,
कह रहे हैं कि यहाँ पर आप पुनः आश्यम कहने की क्या जरूरत है, आप पहले भी आज से कह रहे हो। देखिए, यदि निमित्त वसात प्रवर्तते ततस्ताल्वादिष्वपि प्रवर्तिष्यते, यदि किसी को निमित्त वसात यदि उसमें प्रवृत्त होता है तो वह तालु आदि स्थान में भी क्या होगा, प्रवृत्त होगा। निमित्त वसात का मतलब अवयवार्थ वसात यानी अवयव के रूप में। ठीक है, कथम कि अस्य अश्यन्ति अनेन वर्णानिति, यहाँ पर लिखा है अश्यन्ति अश्यन्ति वर्णेन, ठीक है, इत्यनेन वर्णानि इति आस्यम, ऐसा इन्होंने यहाँ कहा है कि अश्यन्ति अश्यन्ति में मुखम इत्यर्थ है। अतः मैंने कल आपको इसकी व्याख्या भी की थी कि अश्यन्ति शब्द का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आचार्य ने इसको बताया था कि अश्यन्ति शब्द से क्यों अभिप्राय, कि यहाँ पर देखिए अश्यन्ति अनेन वर्णानिति आस्यम, यहाँ पर क्या है, जो अस धातु का जो प्रयोग किया गया था, असुर क्षेपणे धातु होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो हमारे उसको जब हम किसी वर्णों का बाहर निकालना, अश्यन्ति का मतलब बहिर्करणम करणार्थम। ठीक है, किसी शब्द को बाहर निकालने के लिए इन शब्दों का अश्यन्ति का मतलब क्या होता है, फेंकने का। असुर क्षेपणे धातु होती है, उसका अभिप्राय होता है फेंकना। ठीक है, बाहर निकालना। तो असनम अत्र व्यक्ति स्फोट अभिव्यक्ति, तो यहाँ पर जो आचार्य कैयट का जो कथन है वो कहना चाहते हैं कि अन्नम एतत् आस्यन्दते इति वास्यम, दो प्रकार से इन्होंने आचार्य ने समाधान किया है कि कदम पुनः आस्यम, जो इसका कह रहे हैं कि देखिए दो प्रकार से हम आपका समाधान कर सकते हैं। एक तो असुर क्षेपणे धातु होती है, जो असुर क्षेपण जो धातु होती है उससे होता है। ठीक है, और ये था असुर क्षेपणे धातु, इन दोनों से ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम, जी बताइए। हेलो, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम 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 मुझे देख रहा था स्क्रीन पे फोटो नहीं आ रही थी कुछ, इसीलिए बोल रहा था। ठीक है ठीक है ठीक। अब आ गई फोटो? हाँ जी हाँ जी, डिस्प्ले दिखाई दे रही है? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर देखिए जो आचार्य ने दो प्रकार से यहाँ पर समाधान किया है कि अश्यन्त्यनेन वर्णान इति आस्यम, अश्यम अन्नम एतद आस्यम आसंदते इति आस्यम। दो प्रकार से यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इस चीज को इन्होंने बताया है कि अश्यन्ति जो अपने मुख से वर्णों को फेंकते हैं, अतः फेंकने का मतलब यानी कि किसी को बाहर निकालना, अतः हमारी ध्वनि को बाहर उत्सर्जित करना। ठीक है, वो मुख का काम होता है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने एक लौकिक उदाहरण दिया, जिस प्रकार से हम अन्न को खाते हैं, ठीक है ना, हमारे मुख को, तो उसको भी हम मुख कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों शब्द में क्या आश्चर्य शब्द यहाँ पर सिद्ध होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आचार्य ने बहुत ही अच्छा विचार किया है कि अन्नम एतद आस्यन्दते इति वा आस्यम, तो यहाँ पर कहते हैं कि निमित्ते रूढ़ी वसात मुखे एवं वर्तते ने तो तालवादी स्थान। कह रहे हैं कि देखिए हमारा तो निमित्त तो मुख है, मुख चाहे आप लौकिक लें चाहे अलौकिक लें। लौकिक लेंगे तो हम तो भैया जो खाने पीने का जो सामान जिससे मानव जो खाता पीता है अपने शरीर का संचार करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिन पदार्थ को वो खाता है वो उसको मुख है। ठीक है, नेत की तालवादी स्थान को हम यहाँ कहेंगे। अतः ये इनका कहना है, जो पहला जो अश्यन्ति अनेन वर्णानिति आस्यम, इस अभिप्राय में इन्होंने कहा है। कह रहे कि यदि रूढ़ी अर्थ में, यदि रूढ़ी वसात जो कोई शब्द रूढ़ हो जाता है, प्रचलित हो जाता है, तो यदि आप ऐसा निमित्त होने पर क्या करेंगे, आप तालवादी स्थान का ग्रहण हम यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कह रहे कि देखिए कृत्य लुटो भवलम इति कारणे ण्यत। ठीक है, कृत्य लुटो भवलम से क्या होता है, ण्यत प्रत्यय आप कर लीजिए, आस्य बन जाएगा। कैसे होगा? असनम अत्र, कहां पर होगा? असनम अत्र। कह रहे कि असनम अत्र व्यक्ति स्फोट पक्ष से अभिव्यक्ति। देखिए मैंने कल ही बताया स्फोट की बात, यदि जाति स्फोट पक्ष से तो किम भवति उत्पत्ति ही। ठीक है, यदि असनम अत्र, असन पद में दो चीज कह रहे कि देखिए यदि आप असनम इस पद को यहाँ मानते हो तो व्यक्ति स्फोट मानेंगे। व्यक्ति स्फोट पक्ष में क्या होगा कि आपकी अभिव्यक्ति होगी, अतः वर्णों को बताना। यदि आप जाति स्फोट मानते हैं तो वहां पर उत्पत्ति होगी, अतः उत्पत्ति मतलब वर्णों का उत्पादन करना।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्नम एतत् का है कि अन्नम एतत् आस्यन्दते इति, तो कह रहे हैं कि इसी को मान कह रहे हैं कि देखिए अन्न यहाँ पर आंग पूर्वात स्यन्दते है, अन्य स्वपि दृश्यते, यहाँ पर क्या किया अन्नम दिया, सॉरी आंग उपसर्ग पूर्वक क्या किया, अन्य स्वपि दृश्यते डे प्रत्यय किया है, डे प्रत्यय किया, ठीक है। आस्यन्दते स्यन्द धातु है, स्यन्द धातु से क्या करेंगे डे प्रत्यय करेंगे। एतत् एतत् कर ले अभिप्राय का आस्यम कर्म अन्नम कर्त्री, तो आस्यन्दते द्रवी करोति, आस्यन्दते का मतलब क्या होगा द्रवी करोति, अतः अन्न प्रक्षेपेण मुखस्य द्रवोत्पादनम। क्या तो यहाँ पर देखिए जो आपके जो ग्रंथकार है वो बताना चाहते हैं कि अन्न का प्रक्षेपण मुख के द्वारा द्रवत्व उत्पादन के बाद ही होता है। देखिए आप किसी चीज को खाते हैं, निगलते निकलते खाने को, ठीक उसी प्रकार से हम वर्णों का जो करते हैं कि उसी प्रकार से जो वर्णों के उच्चारण स्थान है उसको वहां लिया जा रहा है। कह रहे कि ये जो हम बात कर रहे हैं हमें लौकिक के, यहीं पर आचार्य उद्योतकार ने कहा भी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यदि वर्णों की बात आ रही है तो स्फोट का काम भी वही होता है, ठीक है ना। स्फोट से भी वर्णों की जो हमारी जो वायु होती है वो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, जो वायु का अपना मूलाधार चक्र से उत्पन्न होती हुई नाभि स्थल में आती है, नाभि से हृदय स्थल में आती है, हृदय स्थल से मध्यमा में आती है, मध्यमा के बाद पूरे अपने ओष्ठ स्थानों से होती हुई वायु तो पश्यंती के रूप में बाहर निकलती है। पश्यंती मध्यमा वैखरी, सॉरी पश्यंती के रूप में हृदय में स्थित होती है और वैखरी के रूप में बाहर निकलती है। ये एक वाणी का स्वरूप है। तो यहाँ पर भी हम वर्णों के स्वरूपों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य नागेश जी कहते हैं, आचार्य कैयट जी की बात का समर्थन करते हुए, ये जो आचार्य जी का जो भाष्य है अश्यंती अनेन वर्णानीति आश्यम द्वितीयम च अन्नम एतद आस्यन्दते इति वा आश्यम, इन अर्थों में यहाँ पर कह रहे कि पहले तो अश्यंती प्रयोग किया है, दूसरे में आस्यन्दते प्रयोग किया है, समझ गए। तो यहाँ पर अन्नम एतत् आस्यन्दते, अतः एतत् अन्नम आस्यन्दते ऐसा इन्होंने यहाँ प्रयोग किया है। आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पर कि यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग शब्दों की व्याख्या आचार्य कैयट ने यहाँ की है, ठीक है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम अस्मिन् सूत्रे अत्र आस्य पदस्य किम तात्पर्यम कः पदार्थ वर्तता आस्य पदम कथम निष्पद्यते एतत् सर्वम अत्र ग्रंथकारेण प्रतिपादितम, अवगतम। अब यहाँ पर जाति, क्योंकि यहाँ पर स्फोट की बात आ रही है, व्यक्ति स्फोट और जाति स्फोट, तो स्फोटा अष्टधा भवन्ति लघु मंजुषायाम पठितम या अन्यत्रापि अत्र अष्टवय संति, ठीक है। तो 8 प्रकार के स्फोट होते हैं। सबसे पहले वर्ण पद और वाक्य, ध्यान रखिएगा, वर्ण पद और वाक्य, वर्ण पद और वाक्य, ठीक है। उसके बाद होता है जाति और व्यक्ति, कितने हो गए, 2 भेद होते हैं, वर्ण जाति ऐसे करके 6 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद क्या होंगे, फिर सखंड और अखंड भेद से होते हैं, तो सखंड में वाक्य स्फोट और अखंड वाक्य स्फोट, ठीक है। इस प्रकार से ये इनका स्फोटों का एक प्रकरण होता है। यहाँ पर आचार्य नागेश जी कहते हैं कि यदि आप जाति स्फोट मानते हो तो जाति स्फोट में इन्होंने कहा है कि इति पक्ष तो उत्पत्ति ही, ऐसा आचार्य कैयट का कहना है कि यदि हम जाति स्फोट मानते हैं तो वहां क्या अर्थ रखते हैं, हम उत्पत्ति ही अर्थ रखते हैं वहां, पक्ष यानी स्फोट पक्षे तु उत्पत्ति ही। कह रहे हैं कि कथम की वर्णानिति वर्ण पदम बोधक परम, यहाँ पर जो वर्ण पद है वो बोधक का शब्द है, ज्ञात का ज्ञान के परक है। तत्र जातेर बोधकत्वे तस्याः नित्यत्वात् अभिव्यक्ति ही असनम तदाश्रय व्यक्ति नाम वाचकत्वे तु उत्पत्तिरिति भावः। कह रहे हैं कि देखिए जाति में यदि बोधकता होगी तो उसकी नित्यत्वात होने से उसकी अभिव्यक्ति होना है, ठीक है। और असनम के यानी व्यक्तित्वात अभिव्यक्ति ही असनम तदाश्रय व्यक्ति नाम वाचकत्व, जो वाचकत्व है उसकी उत्पत्ति में होती है, ऐसा इनका कहना। अतः एव वर्णानीति बहुवचनम संगच्छते, कह रहे कि यहाँ पर हमने वर्ण को बहुवचन के रूप में ही लिया है, एक वर्ण के रूप में नहीं लिया है।
और ये एक ही एक व्यक्ति तत्त रूपेण अभिव्यक्ति अभिव्यक्ता वाचिका इति पक्षे तद असंगति स्पष्ट है। यदि देखिए, यदि आप एक एक वर्ण को यदि ले करके यहाँ यदि मान ठीक है, यदि आप बहुत सारे बहुवचन में यदि वर्ण को नहीं लेते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर यदि आप एक एक वर्ण को लेते हैं तो वहां पर असंगति हो गया था, संगति वहां नहीं बैठ पाएगी। क्वचित कुछ लोग कहते हैं कि क्वचित व्यक्ति स्फोट पक्ष से अभिव्यक्ति जाति स्फोट पक्ष से तु उत्पत्ति इति अयम एवं सांप्रदायिक पाठ है। अत्र उच्यते कि एकैव व्यक्तिर्वाचिका कत्वादि नाम तो ध्वनि निष्ठम ध्वनि विशेष व्यंग्यम। ठीक है, व्यंग्य व्यंजक भाव की बात कर रहे हैं कि ध्वनि जो होती है, जो प्राकृत ध्वनि कह रहे हैं कि ध्वनि नित्या होती है, साचे नित्या, ऐसा क्या ध्वनि का अत्र ध्वनि, आपने महावास्य में पढ़ा था ना पचपसानिक में, वहां पर भी बात आई थी, का ध्वनि शब्द वर्तते, कह रहे कि सब ध्वनि नित्या व नित्य व, कह रहे कि साचे नित्या इति व्यक्ति स्फोटवाद इसको क्या मानते हैं, नित्य मानते हैं। तदा अभिव्यक्ति स्पष्ट, तब क्या होगी, जो अभिव्यक्ति होती है वो स्पष्ट ही होती है। तदनंतर बहुवचन तो एकस्य, यहाँ पर जो बात चल रही है बहुवचन की बात चल रही है, वर्णान, यहाँ पर कहा है ना वर्णान की जो बात कही गई है, यहाँ वर्णान इति आश्यम की वर्ण की जो बात की गई है यहाँ पर स्फोट नामक पदार्थ के रूप में यह बताया गया है। तो वो कह रहे हैं कि यदि बहुवचनम तो एकस्य बहुरूपत्वात् आरोपित बहुवचनम, कह रहे कि यहाँ पर जो हमने जो बहुवचन का जो प्रयोग किया है वो बहुत की अपेक्षा होने से आरोपित बहुत को हमने यहाँ नहीं लिया है। कथा कैसे कि व्यक्तयो अनंता जन्याश्च, व्यक्तयो अनंता जन्याश्च तत्र जाति रेव सक्ता इति जाति स्फोटवादे तदा उत्पत्ति इत्यर्थ। कह रहे हैं कि व्यक्ति जो होते हैं वो अनंत होते हैं और जन्याश्च, और उनके जनक भी अनंत ही होंगे। जिस प्रकार से व्यक्ति होता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, और जनन भी, जो जनक होते हैं, जन्य जनक होते हैं, उनके वो एक ही होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या, तत्र जाति रेव सकता, तो आपको क्या करेंगे, जाति को लेंगे। जाति में क्या, जैसे कि मनुष्य में रहने वाला जो जाति है वो क्या, मनुष्यत्व है, अतः उसके धर्म को पकड़ेंगे। इति जाति स्फोटवाद है, ऐसा जाति स्फोटवादों का मानना है। तदा तब उसका अर्थ क्या करेंगे, उत्पत्ति इत्यर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये बात मान्य दृश्य ग्रहणान धात्वंतरात अपि से भाव, ये अलग बात है। ये बात यहाँ पर की गई है, जो आपकी जो यहाँ बात कर रहे थे हम, कि यहाँ पर देखिए इस जगह कि आस्यन्दते वर्णान इति आस्यम अन्नम एतद आस्यन्दते इति वास्यम, कि आप दोनों का अभिप्राय अब यहाँ समझ गए होंगे कि यहाँ पर आस्य पद को किस अभिप्राय में आपको कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखे दार्शनिक विचार भी है, ठीक है, और शास्त्रीय विचार तो है ही। ठीक है, दार्शनिक विचार आपको स्फोटवाद को लेकर के, ध्वनि का विचार भी यहाँ किया गया है, दुनियालोक के ध्वनि का भी विचार किया गया है। ग्रंथकार के अनुसार कहते हैं कि ध्वनि नित्य होती है जबकि ध्वनि अनित्य होती है। जैसे कि आपने वीची तरंगणी न्यायन, आपने एक न्याय का नाम सुना होगा, वीची तरंगणी न्यायन, सुना है किसी ने वीची तरंगणी न्याय? वीची तरंगणी न्याय का मतलब यह होता है कि जिस प्रकार से आपने कोई तालाब देखा होगा, नदी देखी होगी, जहाँ पर जल का स्तर बिल्कुल स्तर में हो, बिल्कुल ना ढुल रहा हो, हिलना डुलना ना होता हो। ठीक है, जब हम यदि कोई कंकर मारते हैं पानी के अंदर तो वहां पर लहरें उठती हैं छोटी छोटी, तो एक लहर के बाद वो अगले को आगे को ऐसे बढ़ाती रहती है। इस नियम को कहते हैं वीची तरंगणी न्याय। अतः वीची का मतलब होता है जो लहरों को आगे की ओर बढ़ाना। उसी प्रकार से हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं, मान लीजिए धर्म, ठीक है, ध का जैसे ध्वनि ध की ध्वनि उत्पन्न होगी, तो जैसे ही ध र, जैसे ध के बाद तुरंत हम स्वर सहित ध का हम बोलेंगे तो रे का आता है, तो धकार की ध्वनि विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो आप कभी ये प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वर्णों की जो ध्वनि होती है वो अनित्य होती है, जबकि इनके पक्ष में क्या कहते हैं कि ध्वनि सा नित्य है, ऐसा इन्होंने कहा है। अतः ऐसा नागेश जी का मानना है, लेकिन ध्वनि को बाद में अलग अलग वो मानते हैं। व्यक्ति स्फोटवाद अलग उसके अभिव्यक्ति के लिए रूप में स्पष्ट करते हैं, और यहाँ पर जो
कहते हैं कि इसमें यदि जाति स्फोटवाद होते हैं, जो स्फोट के रूप में यदि ग्रहण करते हैं, तो वो क्या होगा यहाँ पर आपका उस अर्थ को ग्रहण यहाँ लेंगे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ कहा है कि जो मुख है आपका असुर क्षेपणे या अंग पूर्वक आश्चर्य शब्द से यहाँ सिद्ध सर होता आपकी है। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है पक्का? सर आपकी नो सर कट रही बहुत ज्यादा। ओके कोई बात नहीं, मैं डिस्कनेक्ट करके वापस करता हूँ। झूठ बोल रहा आ हूँ रही है सर, आ रही है, झूठ बोल रहे हैं। इसका आवाज नहीं आ रही तभी तो बोल रहा हूँ भाई। आ तो रही है नीचे भाई। आ तो रही है। हाँ सर आ रही है। हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ सर अरे आवाज आ रही है वो आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जो हम जो आस्यम पद को लेकर के जो विचार कर रहे थे तुल्या से प्रथम सवर्ण में, वहां पर इस बात को यहाँ रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हम बताना चाह रहे हैं आपको, तो वो कह रहे हैं कि देखिए, जो हम कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से कि जो स्फोट का जो अपना एक स्वरूप होता है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ण होते हैं वो अखंड होते हैं। ठीक है, वर्ण को खंडित नहीं किया जा सकता। सबसे जो शास्त्र में जो वर्णों की जो भाषा में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होते हैं। ठीक है, हर वर्ण का उच्चारण स्थान भी अलग अलग इन्होंने बताया है। तो वो बात यहाँ पर ग्रंथकार बताना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, अब आगे बात करता है प्रयत्न। ये तो बात हुई मुख्य की, जो आस्य शब्द के अभिप्राय मुखम। ठीक है, तो यहाँ मुख की बात करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं अथ का प्रयत्न। प्रयत्न शब्द से प्रकृष्ट रूपेण यत्र यत्नम क्रियते थी प्रयत्न है। अतः प्रयत्न किसे कहेंगे? जहां पर हम अच्छे तरीके से, जहां पर क्या करते हैं, जिसका यत्न करते हैं। ये कह रहे हैं यत्नम बिना का सिद्धि, कहते हैं कि नहीं कहते? इसलिए यहाँ पर क्या है, यत्न की बात की गई है। अतः जो प्रकृष्ट रूपेण जिसका हम यत्न करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रयत्न आपका कहलाता है। उसके अंतर्गत कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, प्रकृत सूत्र में जो आपने जो आस्य ग्रहण किया है, साथ में जो प्रयत्न का भी ग्रहण किया है, यहाँ पर प्रयत्न शब्द से क्या, किस अर्थ को आप यहाँ लेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं, देखिए सर स्क्रीन में बुक नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? स्क्रीन पे बुक नहीं आ रही। बुक नहीं आ रही है? नहीं आ रही थी सर स्क्रीन पे। अभी आ रही है? अब आने लग गई, अभी तक नहीं आ रही थी, तब से इंतजार। अब आने लग गई। तो आपने बोला क्यों नहीं मुझसे? अभी बीच में कट गई थी सर, अभी तक नहीं आई, जब से आपने बीच में बोला उसके हो बाद सकता है सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो कुछ। तो यहाँ पर कहते हैं अथ किम नाम प्रयत्नम, तो किम प्रयत्नम इति प्रयत्न अथ आरंभ प्रयत्न से, कि प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न क्या है। तो आगे कह रहे हैं ग्रंथकार कि प्रयत्नम इति प्रयत्न है। जो प्रयत्नम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। प्रपूर्वाद्यते पूर्व आद्यतेर भाव साधनो नंग इति प्रयत्न है। अतः कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो प्रयत्नम इति प्रयत्न जो प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर भाव अर्थ में नंग प्रत्यय का विधान हमने यहाँ किया है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि भाव अर्थ में आपने नंग किया, तो कैसे? कि देखिए, जब हम नंग करेंगे तो प्रपूर्वक कौन सी धातु हो जाएगी? यहाँ पर तय प्रत्यय हो जाएगा। अतः हाँ, यत धातु हो जाएगी। यति प्रयत्न, यति प्रयत्न होगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? प्रपूर्वक यत धातु है, और यहाँ पे एक सूत्र आपका यज याच यत विच्छि प्रच रक्षो नंग, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? यहाँ पर नंग प्रत्यय विधान कर देंगे। नंग का क्या बचेगा? नकार, अतः नंग हो जाएगा। नंग का क्या बचेगा? आ। ठीक है, नकार और उसका लोप हो जाता है, तो प्रयत्न हो जाएगा। ठीक है जी, तो प्रयत्न बन जाएगा, पुल्लिंग में प्रयत्न बनेगा। इसलिए इन्होंने प्रयत्नम भाव में यहाँ पर देखिए प्रकृष्ट रूपेण यत्नम करोति थी प्रयत्न। ठीक है ना, तत्प्रयत्नम, तो प्रयत्नम करोति थी प्रयत्न है। तो प्रपूर्वात यततेर भाव साधनो नंग प्रत्यय भवति। यहाँ पर भाव साधन में नंग प्रत्यय करके इन्होंने इस प्रकार के बताया। कह रहे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि भाव अभिधेय नंग प्रत्यय क्रियते तेन न शब्दस्य यह भाव साधनम भवति। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो न शब्द है
वो भी यहाँ पर भाव साधन में होता है। अब कोई आक्षेप कर रहा है कि कह रहे हैं कि यदि लौकिकम आश्यम तो किम आश्य उपादानम प्रयोजन सर्वेशा तत्तुल्यम संभवती। कह रहे कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई लौकिक आश्य उन्होंने ले रहा है, तो उस आश्य के उपादान से क्या प्रयोजन के या सभी के तुलना होगी या नहीं होगी। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं, कह रहे कि देखिए यदि हम लोक प्रसिद्ध मुख से यदि हम आश्य को लेते हैं तो इस सूत्र में आश्य ग्रहण करने का प्रयोजन आपका क्या होगा। यदि ऐसी बात है, क्योंकि मुख तो सभी वर्णों के उच्चारण में तुल्य होता ही है, सर्वेशम ही तत्तुल्यम संभवती, तो मुख के व्यापार में बिना किसी उच्चारण की कैसे संभव है। कह रहे हैं कि आप बिना मुख के कैसे वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। भाई सभी वर्णों का उच्चारण तो मुख माध्यम में नहीं वो भवती, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए किम अस्य उपादान आचार्य कैयट कहते हैं कि आश्चर्य एव सर्व वर्णानाम निष्पादितात इति भाव, निष्पादात इति भाव, क्योंकि सभी वर्णों का जो निष्पादन होता है वो हमेशा मुख से ही होता है, ठीक है। नासिका भी न बाह्य वर्णोत्पत्ति निमित्तम, क्योंकि नासिका भी जो नासिका है हमारी वो भी बाह्य वर्णों की उत्पत्ति में निमित्तिका नहीं है, ठीक है। वर्णोत्पत्ति निमित्तम ना, कह रहे कि नासिका वर्णों की उसमें निमित्त नहीं है। जैसे हमने ककार का क, तो वहां पर मुख से होगा अंग भी क्या है कि क्योंकि अनुनासिक संज्ञा उसकी होती है, मुखनासिका वचनो अनुनासिका। इस प्रकार से यहाँ पर जो आप आस्य पद का जो ग्रहण किया गया है, किम तरही किस लिए क्या गया है, तो आगे कह रहे कि आस्यांतश्चर्म वीततम अस्ति पण चर्मवत तत्संबद्धा रेखा नासिका तस्याम वायु अभिघातात वर्णोत्पत्ति विसर्जनीय एकीय मतेनोरस्यत्वात् सावर्ण भाव भी न दो। ये कुछ अलग बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या आप मुख आवश्यक है या नहीं है, तो आगे कह रहे हैं ठीक है, आपको जो बात कह रहे हैं कि यदि लौकिकम आश्यम तो किम आश्य उपादानम प्रयोजन, तो कह रहे हैं कि सर्वेशम ही तत्तुल्यम, ये तो सभी वर्णों के कि कहाँ कहेंगे वक्षति अत्र, कहाँ कहेंगे हम कि वक्षति की प्रयत्न विशेषणम आश्य उपादानम, जो प्रयत्न होता है वहां पर हम उसको क्या कहेंगे, उसका उपादान करेंगे प्रकृष्ट रूपेण यत्नम। तो वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए कि आपने जी यहाँ पर कहेंगे कहाँ कहेंगे वक्षति, इन्होंने कहा है कि कहाँ पर कहेंगे इस चीज को, कह रहे कि देखिए हम यहाँ कहेंगे कि प्रयत्न विशेषणम आस्य उपादानम इति, कह रहे कि प्रयत्नम जो प्रयत्न है वो विशेषण है किसका, आस्य का। हमको ऐसा कहना चाहिए, कह रहे कि यदि ऐसी बात है तो आपको प्रयत्न को क्या करना चाहिए, सूत्र में आस्य का विशेषण बना देना चाहिए। तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि सवर्ण संज्ञायाम, ठीक है ना, सवर्ण संज्ञायाम भिन्न देशे स्वति प्रसंग प्रयत्न सामान्यात, कहते हैं कि सवर्ण संज्ञायाम भिन्न देशेषु अति प्रसंगो भवति जब गढ़दशाम, ठीक है। कैसे, कह रहे हैं कि यहाँ पर जब हम सवर्ण संज्ञा करेंगे, ठीक है ना, जो जिन वर्णों का जो स्थान है, क्योंकि सवर्ण संज्ञा का हर वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किंतु प्रयत्न तुल्य है तो उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा प्राप्त होगी। मान कह रहे हैं कि आप उनकी, कह रहे कि हमने किसी वर्ण का उच्चारण किया लेकिन उन वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वो भिन्न भिन्न है, ठीक है, लेकिन उनके जो प्रयत्न है वो एक है। तो उससे क्या होगा, उन वर्णों की भी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा की प्राप्ति होती है। जैसे जब गढ़ दशाम, ठीक है ना, तो यहाँ पर कहते हैं इन वर्णों का क्या जो प्रयत्न क्या है, इन सबका स्पृष्ट प्रयत्न है, स्पृष्ट स्पर्श वर्ण है। ये सब कौन कौन से उसमें आते हैं, ये स्पर्श वर्ण है। तो कहते हैं किम कारणम, कि इन सबकी क्या होती है, स्पर्श संज्ञा होती है और प्रयत्न तो तुल्य है ही, तो किंतु इनके जो स्थान है, जो उच्चारण स्थान है सबके भिन्न भिन्न है। जकार का स्थान तालु है, गकार का कंठ है, बकार का उपदमानी है, डकार का मूर्धन्य है, दकार का तालु है और शकार का भी चु स्थानम तालु आदि स्थान है। फिर आगे कह रहे कि किम कारणम, क्या कारण है कि प्रयत्न साम्यान्यात, क्या कि यहाँ पर प्रयत्न सामान्यात क्या है,
कह रहे कि ये जो किम कारण है, वो कारण क्या है कि इनका जो प्रयत्न साम्यता होने के कारण इनके है एतेषाम ही समान प्रयत्न है, अतः इनका भी क्या होना चाहिए, प्रयत्न समान होना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं कि सिद्धम त्वास्य तुल्य देश प्रयत्नम सवर्णम। कह रहे हैं कि देखिए सवर्ण संज्ञायाम भिन्न देशे स्वति प्रसंगो भवति जब गढ़ दशाम किम कारणम। कह रहे हैं कि देखिए कि किम कारणम सामान्य प्रयत्न सामान्यात। कहते हैं कि देखिए एतेषाम ही वर्ण एतेषाम ही समान प्रयत्न, इनके द्वारा क्या होता है, उनका समान प्रयत्न किया जाता है। आगे फिर एक वार्तिक के माध्यम से उपस्थापन करते हैं, समाधान देते हैं कि सिद्धम तु आश्य तुल्य देश प्रयत्नम सवर्णम कथम कि सिद्धम एतत्, ये तो सिद्ध ही है। कैसे, कथम की कह रहे कथम, ये कैसे सिद्ध है, आप कैसे सिद्ध करना चाहोगे कि आश्य ये साम तुल्यो देश प्रयत्नश्च ते सवर्ण संज्ञा भवन्ति इति वक्तव्यम। आश्य यानी मुखे, यस ये साम यानी वर्णानाम, तुल्य देश है, तुल्य में तुल्य देश में स्थान है, जिनका स्थान और प्रयत्न क्या हो, एक हो, समान हो। उन वर्णों की क्या होते, ते वर्णा ते तेसाम वर्णानाम सवर्ण संज्ञा भवति इति वक्तव्यम। कह रहे कि उन वर्णों की क्या होती कि सवर्ण संज्ञा होती है। आस्य येषाम तुल्य देशे इति आस्येन देशो विशेष्यते, यहाँ पर आस्य से उसकी बात को कह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए एवं इहापि, कहाँ पे, अत्रापि अत्र अत्र सूत्रेपि किम आस्य उपादानम प्रयोजनम। कह रहे कि यहाँ पर आपने जो आस्य का जो ग्रहण किया गया है, यहाँ पर आस्य पद का आप किसको लेंगे। कह रहे कि देखिए सर्वेसाम ही तत्तुल्यम, सभी वर्णों को लेंगे हम यहाँ पर, केवल पर्टिकुलर किसी वर्ण एक वर्ण को हम यहाँ नहीं लेंगे, सभी वर्णों का हम यहाँ पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, आगे कह रहे कि देखिए इन सबका विचार कैसे करेंगे। तो देखिए प्रयत्न विशेषणम आस्य उपादानम संति ही आस्यात बाह्याः प्रयत्नः ते यहा पिता भवन्ति तेषु तत्स्व असत्स्वपि सवर्ण संज्ञा सिद्धा भवति। कह रहे कि देखिए जो प्रयत्न होते हैं आपके, आस्य ये सम तुल्य देशा, इस प्रकार जो आस्य ग्रहण का जो आप प्रयोजन बता रहे हैं, कह रहे कि किन के स्थान पर होगा। कह रहे कि स्थान और प्रयत्न तो मुख में ही होते हैं, और ये सब वर्णों का उच्चारण ये करते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कहते हैं प्रयत्न विशेषणम आस्य उपादानम। तो आस्य येषाम देशम तुल्य देश प्रयत्नम सवर्णम, ऐसा जो इस सूत्र में जो नए पद में जो आस्य ग्रहण करने का जो विशेषण जो बनाया है, बनाने के लिए किया गया है। यहाँ पर जो आस्य प्रयत्न का, आस्य को क्या है, प्रयत्न का विशेषण बनाने के लिए कहा गया है। अतः आस्य अर्थात मुख, उसमें जो स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विव्रत इत्यादि प्रयत्न होते हैं, तत्तुल्यता होने पर उनकी क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, तो संति ही आस्य बाह्यात प्रयत्न संति ते तापि। कह रहे कि यहाँ पर इस तदतिरिक्त है मुख से बाहर, भाई प्रयत्न विशेषण में आप विशेषण मान रहे हैं। कह रहे कि संति ही आस्यात बाह्या प्रयत्न। कह रहे कि यहाँ पर जो आस्य में जो मुख में जो बाह्य प्रयत्न है, ठीक है ना, उनकी भी क्या होती है, ते हा पिता भवंती। हा पिता भवंती क्या मतलब दिया इन्होंने, बाह्य प्रयत्न भवंती, ये शायद इन्होंने दिया होगा अर्थ में। वो ग्रहण नहीं होंगे ना इसमें। हाँ पिता का, हाँ वो आक धातु होती है ना, छोड़ने के अर्थ में तो नहीं कर रहे हैं, छोड़ने के अर्थ में होती है। हाँ कह रहे कि सवर्ण संज्ञा स्वनिमित्तत्वेन बाह्य प्रयत्न जहाती हो, हम वो ये छोड़ने के अर्थ में है, तया ते स्वनिमित्तत्व हापिता इत्यर्थ है, इन्होंने लिखा है आगे उद्योतकार ने। तो वो कह रहे हैं कि कौन कौन से वर्णों को छोड़ करके होती है। कह रहे कि देखिए सवर्ण संज्ञा होती तो है, लेकिन बाह्य प्रयत्नों को छोड़ करके। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रयत्न है जो भाई, हेलो 11 एकादश प्रयत्न है ना, शायद उनको छोड़ करके होते। हाँ हाँ, तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। कह रहे कि जो मुख, कह रहे थे इनका जो प्रयत्न है कि संति ही आस्यात बाह्य प्रयत्न संति ते हा पिता भवंती। कह रहे कि जो इनकी जो सवर्ण संज्ञा तभी होगी जब बाह्य प्रयत्नों को छोड़ करके। तेसु सत्स्वपि सवर्ण संज्ञा सिद्धा,
अतः उनकी क्या होती है, अपने अपनों वर्णों की जो प्रयत्न होते हैं उनकी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा उनकी अपनी अपनी होती है। अतः मुख्य वार विवाह हेलो। सिर्फ आभ्यंतर प्रयत्नों की ही होगी, मतलब सवर्ण संज्ञा, बाह्य प्रयत्नों की नहीं होगी। हाँ, तो ये इनका ग्रंथ भाष्यकार इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं आगे कि यदि आप संवार आदि के बाह्य प्रयत्न में संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, ठीक है, ये इसको लेते हैं। कह रहे कि विवार संवारों में जैसे कंठ कंठ विलस से विकार संकोचो भवति, विवृत कंठौ यह श्वासो अनुप्रदीयते यही एक अदे उक्त वाक्य प्रथमोतात नाद वर्णोत्पत्ति अनंतर भावी अनुसरण रूप शब्द यथा तृतीया इत्यनेन तेषाम् अल्प प्राणत्वं बोधितं देश विशेषणम् अपि आस्य ग्रहणम् आवश्यकम् इति गूढ़ाशय इत्यास्य भाष्यकारण अनुनासिक्यम् एषाम् अधिको गुण इति अयं भाव तत्तत् सर्वम् अत्र प्रतिपादितम् अस्य व्याख्यानम् अनन्तरं करिष्यामि। कह रहे कि इनको हम कहते हैं उनके अपने, कह रहे कि बाह्य प्रयत्नानां विहाय आभ्यंतर प्रयत्नानां सह स्थानानां च यत्र तुल्यता वर्तते तत्र एतेषां वर्णानां सवर्ण संज्ञा भवति। के पुनस्ते कि फिर कह रहे कि जो बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं, विवार, संवारौ, श्वास, नादौ, घोष, अघोष, घोषवत, अघोषता, अल्प प्राणता, महाप्राणता इति। तत्र वर्गाणां प्रथम द्वितीय विवृत कंठा श्वासानुप्रदान अघोषा एके अल्प प्राणा अपरे महाप्राणा, तृतीय चतुर्था संवृत कंठा नादानुप्रदान घोषवन्तः एके अल्प प्राणाः अपरे महाप्राणा, यथा तृतीयास्तथा पंचमा सा अनुनासिक्यम एषाम् अधिको गुणः। समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए आपके 11 प्रयत्न उन्होंने गिना दिए हैं, ठीक है। उन 11 में जैसे कि विवार और संवार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग के प्रथम और द्वितीय जिनका विवृत होता है और उनके विवृत होता है और कंठ स्थानीय होते हैं। फिर श्वासानुप्रदान, श्वास और नाद, श्वास और नाद को ले रहे हैं कि यहाँ पर जो श्वासानुप्रदान कह रहे हैं कि जो श्वास और अघोष की हम बात कर रहे हैं, श्वासानुप्रदान, तो यहाँ पर नाद का कहता है कि उत्पत्ति वर्णोत्पत्त्यानंतरम भावी तद अनुकरणम अतः शब्द। अतः जब क्या अगर नाद क्या होता है, हमारे जो नाभि स्थल का जो भाग होता है वहां से वर्णोत्पत्ति होती है, समझ गए। उस नाद को कहता है, और नाद यह उसको भी कहते हैं नाद किसी ध्वनि को भी कहते हैं, ठीक है। ओंकार की ध्वनि को नाद कहते हैं। क्या कह रहे हो? ओंकार की ध्वनि को नाद कहते हैं। या जो बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, नाद के रूप में उसको हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्र वर्गाणाम प्रथम द्वितीय, ये तो उसमें होते हैं विवृत कंठा श्वासानुप्रदान, जो विवृत और कंठ होते हैं वो श्वास घोष इत्यादि स्थल में होते हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ पर जो कहते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि यथा तृतीया इत्यनेन, यहाँ पर कह यथा तृतीया तथा पंचमा, इनमें क्या होता है कि जैसा तृतीया और पंचम और अनुनासिक को छोड़ करके, और अनुनासिक इनको क्या सब में होता है, उदात, अनुदात, स्वरित भी होते हैं इनमें, तो ऐसे करके सर यहाँ पर से 8 प्रयत्न गिनाए गए हैं, मतलब जो स्वर वर्ण है उनको नहीं गिनाए गए हैं यहाँ पे। हाँ, उनका यहाँ पर अभाव इन्होंने रखा है, शायद मुझे लग रहा है आगे शायद वो बताएंगे इस चीज को। इन 8 प्रयत्नों में तो सिर्फ व्यंजन वर्ण ही आते हैं जो भी है विवार, हाँ, के वो है ना विवार, संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, यहाँ तक की इन्होंने चर्चा की है। मतलब उदात, अनुदात और स्वरित की भी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, उदात अनुदात की तो नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि हम हरि इव बनाते हैं, हरि रिव भी कर देते हैं, हरिधन इव कहीं पर है कोई पद है तो हरि रिव भी प्रयोग होगा, प्रकृति भाव प्रकृति भाव कर देते तो वहां पर भी तो वो क्योंकि स्वर है ना। हाँ जी सर, तो सवर्ण संज्ञा तो उन्हीं की होनी है। तो यहाँ पे कहते हैं ये तो उच्चारण स्थान इन्होंने बताया कि कहाँ कौन कौन से वर्णों का कौन कौन प्रयत्न में होते हैं। प्रयत्न द्विधा सिद्धांत कौमुदी में कहा है ना कि प्रयत्न यत्नो द्विधा,
तो आभ्यंतर प्रण में स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, समृत और ईसत विवृत इत्यादि स्थल सिद्धांत कौमुदी में 4 आभ्यंतर प्रत्यय माने और सिद्धांत को लघु कौमुदी में 5 मानते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या बात है, यहाँ पर कहते हैं कि विवार, संवार, नाद, घोष, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, यहां तक इन्होंने बताया। तो इनमें कौन किन वर्णों का आता है, तो ये कह रहे हैं कि तत्र वर्गाणाम प्रथम द्वितीय विवृत कंठा, यानी विवाह और समार में आने वाले वर्ण होंगे प्रथम और द्वितीय, और श्वासानुप्रधान अघोष, और श्वास और अघोष में आने वाले होते हैं अनुप्रधाना, जो उसमें श्वास को नहीं देने वाले। अन्यत्र से अतः विवृत कंठ, यही विवृत में कंठ के माध्यम से, और श्वासानुप्रदीयते, श्वास को जो दिया जाता है उसे प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, श्वास कहते हैं। अनुप्रदीयते यही इति श्वासानुप्रदीयते। तो यहाँ पर कहते हैं एक है उक्त वाक्य यो प्रथमोपात्तः, उपात्त सामीप्य। तो यहाँ पर कहते इन दोनों वाक्यों में एक ही है, अतः अल्पप्राण एक होता है, दूसरा होता है उसका महाप्राण। ठीक है भाई साहब। आगे कह रहे हैं कि तृतीय चतुर्था, तीसरे वर्ण और चतुर्थ वर्ण इनका होता है समृत कंठ और नादानुप्रधाना। समृत वर्ण नाद में होता है और अघोष में भी आते हैं वो। अतः वहां पर कहता है एक अल्पप्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है। कह रहे ठीक उसी प्रकार से यथा तृतीय तथा पंचमा, जैसा तृतीय है वैसा ही पंचम होता है। और अनुनासिक वर्जम, अनुनासिक को छोड़ करके पंचम वर्ण का आ गया, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर पंचम वर्ण को अनुनासिक संज्ञा की जाती है, यमगणनम। ठीक है। तो कह रहे कि जो अनुनासिक जिनकी संज्ञा होती है उनको छोड़ दिया है। अनुनासिक में ऐसा अधिको गुण है, क्योंकि यहाँ पर जिनका जो अनुनासिकता ही है वो इसको अधिकता को बढ़ा रहे हैं, इसके गुण को। तदनंतर यहाँ पर कह रहे हैं, देखो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है यहाँ पर भाष्यकार। यहाँ पे व्याख्याकार व्याख्या को देख लेते क्या कह रहे हैं व्याख्याकार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद बाह्य प्रयत्न व्युत्पादन चत्वार आभ्यंतर प्रयत्न गृह्यन्ते, बाह्य प्रयत्नात् व्युदासात्। ठीक है। कह रहे हैं कि जो बाह्य प्रयत्न है व्युत्पत्ति की दृष्टि से 4 लिए गए हैं, आंतरिक प्रयत्न, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विवृत और समृताख्य। ठीक है, ऐसा उनका मानना है। यह मानना है आचार्य कैयट जी का। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि ऐसी बात है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, आस्यांतर्गत तत्त स्थानेषु जीवाग्रादीनाम वर्णा अभिव्यक्ति जनक स्पर्श ईसद स्पृष्ट विवृत दूरावस्थानम समीपावस्था रूप आभ्यंतर कार्यकारी प्रयत्न विशेषा एतहि पद ही उच्यन्ते। इनका क्या है कि जो जीवर आदि के बाद अलग अलग स्थानों से उनको कहा जाता है। यत कार्यम तद जनक है, अरे जो जिसका कार्य होता है वही उसका क्या होता है, जनक होता है। अतः मुख में जहां से जिसका उच्चारण होगा वो उसी का ही उसका उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए यथा तृतीयास तथा पंचमा, ये बात यहाँ चल रही है कि ये तो कहते हैं अनुनासिक्य वर्जम, कहते हैं अनुनासिक से भावेति अनुनासिक्यम। ठीक है, तद्वत को छोड़ करके, अतः अनुनासिक को छोड़ करके, अनुनासिक वर्ण जैसे कि ककार हमने यहाँ लिखा। ठीक है, और इसके ऊपर ये यहाँ पर ये लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो वर्ण होगा वो अनुनासिक होगा, क्योंकि ये थोड़ा ड्राइंग वाला है तो वो उससे बन नहीं पाता है। ठीक है, हाँ पंच होते ना, कुंग खुंग गुंग घुंग संयंता आदि प्रयोग बनते हैं, ये भी अनुनासिक की संज्ञा में आते हैं। हाँ, इसीलिए इनको भी छोड़ा है। तो कह रहे कि इनके अनुनासिकों को यहाँ नहीं लेंगे। तो इस बात को आचार्य उद्योतकार ने उसको स्पष्ट किया है, इसको देख लेते थोड़ा। वो कह रहे कि देखिए अत्र देश पदेन तालवादी स्थानम उच्यते। कह रहे कि यहाँ पर जो देश है पद का जो हमने ग्रहण किया है वार्तिक में, ठीक है, तो वहां पर क्या है, तालवादी स्थान के रूप में वहां पर ग्रहण करेंगे। स्थान शब्देन च योग रूढ़ वर्णाभिव्यक्ति जनक वायु संयोगानुयोगी तालवाद्युच्यते। कह रहे कि स्थान शब्द को हम योग रूढ़ मानेंगे। योग रूढ़ का मतलब दो शब्दों के, एक तो प्रचलित होता है, एक अप्रचलित होता है, दो शब्दों का योग किया जाता है वहां। ऐसे वर्णों की अभिव्यक्ति जनक जो वायु है
उस वायु के अनुयोगी, अनुयोगी और प्रतियोगी होते कि नहीं होते हैं, अभाव में दिखाते हैं। तो कहते हैं अनुयोगी प्रति, वो क्या जी गुरुजी, अनुयोगी और प्रतियोगी होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि अनुयोगी होने के कारण तालु आदि को स्थान से इनको हम कहेंगे। अतः जो तो आपके जो 8 उच्चारण उसके कह रहे हैं, तत्र यद्यपि अकारादि नाम गुण मात्र जनिका नासिका, जबकि अकारादि के नाम की जो गुण मात्र जनिका कौन है, नासिका है। अतः स्वरूप से कंठादि भी एवं अभिव्यक्ति सिद्ध है। कह रहे कि स्वरूप से तो किसको लेंगे हम, कंठादि का अकु है विसर्जन, अकार से उच्चारण स्थान किम वर्तते, कंठ वर्तते, लेकिन उसको कह रहे कि हम उसको क्या नासिका से भी उच्चारण वहां कह रहे कि उसकी जो जनिका गुण मात्र जो जनिका कहते हैं तो नासिका है। अतः उसको अभिव्यक्ति सिद्ध होने पर तथापि आदि नाम स्वरूप केवल केवल तालवादी नाम अपितु केवल नासिक का अभिव्यक्ति रहती। कह रहे हैं कि उसी प्रकार से यह प्रयोग होता है यह, ठीक है, च वर्ग से पंचम वर्ण वर्तते, केवल तालवादी स्थान में तालु स्थान में केवल हम नासिक का अभिव्यक्ति करने के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे विनिगमना विरहात उभयावच्छिन्न वायु संयोग से तद जनकत्वात् नासिकापि स्थानम। कह रहे हैं कि उच्चारणों में इनका भी वायु आदि के संयोग होने, जनकता होने के कारण नासिका को भी हम स्थान मानते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि नए एवं, यदि ऐसी बात है तो कह रहे हैं कि क्या बात है, तो यहाँ पर नैचे का प्रयोग इन्होंने यहाँ किया होगा, ग्रंथकार ने नहीं किया है। कह रहे हैं कि नैच एवं, यदि ऐसी बात है, कोई प्रश्न कर रहा है यहाँ पर, यदि ऐसी बात है तो कह रहे हैं कि त्वंग करोति इत्यादो संयंते इत्यादो न प्रवर्तते। इन्होंने कह रहा है कि यदि ऐसी बात होती तो वहां पर संयंते है और त्वंग करोति इत्यादि जो प्रयोग आपने बनाया है वहां पर परसेवर्ण जो शास्त्र है अनुस्वार से यही परसेवर्ण है, तस्य तस्य शास्त्र से तत्र प्रवृत्ति न प्रवर्तते उक्तम उक्त रीत्या यादि नाम नासिक स्थानत्वा भावेन, क्योंकि इस रीति उक्त रीति के अनुसार यादि नाम और नासिका के स्थानत्व का अभाव से स्थानत्व तथा आंतर्या भावात, ठीक है, इति वाच्य में आपको कहना चाहिए, क्योंकि स्थान अंतरतम में आंतर्य की चर्चा की गई है। स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और अर्थ आंतरतम्यात, 4 प्रकार के वहां अंतरतम होता है, ज्यादा निकटतम वर्ण से वर्तते, उसकी क्या होती है, उस वर्ण की क्या होती है, उसकी क्या होती है कि उसका स्थान है उनका एक होना चाहिए। इसका बहुत सारा विचार किया गया है, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा उद्योत टीका, ठीक है। फिर कहते हैं एवं अपि अवर्ण से सेवण संज्ञा न प्राप्त होती, इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो आकार है उसकी भी सेवण संज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी। कह रहे कि किम कारणम, कि बाह्यम ही आस्यात स्थानम अवर्णस्य, क्योंकि ये बाह्य है, बाह्य होने के कारण आकार का जो उच्चारण स्थान है वो बाह्य हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि काकलस्य अधस्तात ऊपर अधस्तात उपज स्थानम आवरणस्य एकः इच्छन्ति सति च बाह्ये तद्देश संभवे तद व्यवच्छेद्यास्य आश्चैन देशो विशेष्यते इति प्रश्न है। देखिए आपने यहाँ पर कैसा क्यों कहा है,